गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत। अगर आपने इस लेसन की सारी वीडियोस देखी हैं तो आप ये प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। ये हैं इसके अभ्यास के प्रश्न, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब किडनी। किडनी किससे संबंधित है? हमारे उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? उत्सर्जन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए। ज से जाइलम, ज से जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जिसमें मनुष्य पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक हैं। पैरुवेट। पैरुवेट बनता है ग्लूकोज से। ये होता है उसमें कोशिका द्रव्य में। लेकिन पैरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यह क्रिया होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ये आपने बताना है। वसा का पाचन जो है लाइपेज नामक एंजाइम से होता है। ठीक है। अगर आपने इसकी वीडियो मनुष्य में पाचन तंत्र देखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आपको ये लिखना है। वसा को एंजाइमों के एक समूह लाइपेज द्वारा पाचित किया जाता है जो अग्नाशय रस से स्रावित होता है और शुद्रांत में विद्यमान होता है। कहाँ से मिलता है? अग्नाशय रस से मिलता है। और कहाँ है? शुद्रांत में। वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा का छोटे भागों में टूटना, यह पीत रस की सहायता से किया जाता है जो यकृत से स्रावित होता है। अग्नाशय से होता है, उससे भी होता है, और पीत रस से भी होता है जो यकृत में होता है। पीत रस में बहुत सारे लवण होते हैं जो वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं, जिससे लाइपेज को क्रिया करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्रफल मिल जाता है। सबसे पहले वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया। इमल्सीकृत वसा पर लाइपेज क्रिया कर देते हैं। जो वसा है छोटी छोटी टूट चुकी है गोलियाँ, उसमें वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड बना देते हैं लाइपेज उसको, और छोटे छोटे अम्लों में तोड़कर शुद्रांत से स्रावित रस जो लाइपेज होता है वे मोनोग्लिसराइड का अपघटन कर देते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा का पाचन केवल शुद्रांत में होता है क्योंकि यकृत की सहायता से होता है। बहुत से लोगों का जो है आपने सुना होगा गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो उन लोगों में वसा का पाचन जो है वो कम हो जाता है क्योंकि अग्नाशय रस उनको नहीं मिलता। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अब लार, अगर आपने ये वाली मनुष्य के पाचन वाली दोनों वीडियोस देखी हैं तो आप ये आसानी से कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि लार पानी की तरह का एक तरल पदार्थ होता है। इसमें आपको लिखना है इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। लार में एक तरल पदार्थ है जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है। यह लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो मंड को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, वो वाला टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन 6.8 pH पर काम करता है, मतलब अम्लीय है और अधिक क्रियाशील होता है। यह मंड पर क्रिया करता है, मतलब स्टार्च पर या कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। उसे शर्करा, माल्टोज, लाइपेज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रीन में परावर्तित कर देता है। स्टार्च एमाइलेज एंजाइम है, पीएच लिख दीजिए। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन। लार प्रोटीन और वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती। सिर्फ किसका पाचन करती हैं? ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। उसके बाद आ गए हम स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण है, इसकी आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए और उसके उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण में हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल ज़रूर चाहिए, हरे पौधे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषी वाले एंजाइम होने चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और बनता क्या है? ऑक्सीजन बनती है और ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा और ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं लास्ट अगले क्वेश्चन पर, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। पहला अंतर तो आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इसमें 38 ATP के अणु बनते हैं, इसमें केवल 2 ATP के अणु बनते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन अधिकतर चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसका आरंभ कोशिका द्रव्य में होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा हैं। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल और थोड़ी सी ऊर्जा है। मतलब इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें सिर्फ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अब आप समझ गए होंगे वायव्य वायु की उपस्थिति में, अवायव्य वायु की अनुपस्थिति में या कम मात्रा में। ठीक है, इसमें 38 एटीपी के अणु, इसमें केवल 2 एटीपी के अणु। ये कोशिका द्रव्य में होती है शुरू, लेकिन होती ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में है। यह कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल जरूर बनते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, इसमें सिर्फ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। अवायवीय श्वसन जो है यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है और जीवाणु में होता है, और जो ये लैक्टिक अम्ल बनता है वो हमारी मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के अधिकतर विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? कुपिकाएं क्या होती हैं? कुपिकाएं जो हैं वो गैसों गुब्बारे की तरह, कुपिकाओं वाला क्वेश्चन करने के लिए आप इस पर आ जाइए। कुपिकाएं कहाँ होती हैं? हमारे श्वसन तंत्र में होती हैं। गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं जो क्या करती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं ताकि गैसों का विनिमय आसानी से हो सके। कुपिकाएं जो हैं गुब्बारों की तरह झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं जो श्वसनिकाओं के सिरों पर स्थित होती हैं। कुपिकाओं में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कुपिकाओं की उपस्थिति के कारण फुसफुस का सतही क्षेत्रफल जो है वो 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है। सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, रुधिर के वितरण अधिक होने के कारण गैसों का विनिमय इनकी सतहों पर आसानी से हो जाता है। ये क्या करती हैं? ये गैसों का विनिमय करती हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी को हम अरक्तता कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी पर्याप्त मात्रा में और उत्सर्जित ऊर्जा भी अपर्याप्त रहती है, कम मिलती है। आदमी थका सा अनुभव करता है और ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता। उसकी त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो ऑक्सीजन जो है शरीर के भागों तक नहीं पहुंच पाएगी और पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये कल भी कराया था, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करो। यह क्यों आवश्यक है? देखिए, थोड़ा सा हृदय की तरफ चलते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है कि फुसफुस शिरा से जो खून है, फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून जो है बायां लिंग में आता है, बायां लिंग से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से शरीर के सभी भागों में चला जाता है ऑक्सीजन वाला खून। फिर वहाँ पे वो ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर के ऊपर भाग से और निचले भाग से दायां लिंग में आएगा, दायां लिंग से दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से जो है वो फेफड़ों में चला जाएगा। तो खून जो है वो हृदय में 2 बार घूम रहा है। पहले आया बायां लिंग में, बायां लिंग से गया बाएं नीले में, बाएं नीले से गया शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों से आया दायां लिंग में, दायां लिंग से आया दाएं नीले में और दाएं नीले से चला गया फेफड़ों में। इस तरह खून जो है वो हृदय में जो है 2 बार घूमता है। इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब आपको ये चित्र इतना सा याद करना है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, फेफड़ों से आया, फेफड़ों में से ऑक्सीजन मिली ना, ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से आया, कहाँ आया? हृदय में, हृदय के बायां लिंग में, बायां लिंग सिकुड़ा, बाएं नीले में चला गया, बायां नीले सिकुड़ा शरीर में चला गया और वहाँ ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद आया दायां लिंग में, दायां लिंग से गया दाएं नीले में, दाएं नीले से गया फेफड़ों में। ठीक है, ये क्योंकि खून जो है हृदय में 2 बार घूमा, इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यही इसमें लिखा है विऑक्सीजनित रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दायां लिंग में आता है। दायां लिंग इसने पहले लिखा है, फिर दाएं लिंग से दाएं नीले में गया, दाएं नीले से सिकुड़ा, दाएं नीले से ये चला गया फेफड़ों में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हुआ, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर दे दी। यह ऑक्सीजनित होकर आकर आ गया बायां लिंग में, बाएं लिंग से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर कहाँ चला गया? शरीर के विभिन्न भागों में। इस प्रकार हृदय, वही रक्त जो है हृदय में से 2 बार गुजरा, एक बार ऑक्सीजन वाला, एक बार बिना ऑक्सीजन वाला, इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसका क्या महत्व है? हमारा हृदय जो है 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है, 4 भागों से मिलकर बना है, बायां लिंग, बायां नीले, दायां लिंग, दायां नीले। इसी के कारण शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनित रक्त जो है वो वितरित किया जाता है, ऑक्सीजन वाला रक्त। इसके कारण ही कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही अनुपात में होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम क्या करता है? जल का, ज से जाइलम,
ज से जल, जल का परिवहन करता है एक भाग से दूसरे भाग में, जो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का और प्रकाश संश्लेषण के अन्य उत्पाद मतलब भोजन का वहन करता है और पादप हार्मोनों का वहन भी करता है। अब फुसफुस में कुपिकाएँ और वृक्क में वृकाणु, इसके ऊपर भी पूरी वीडियो है, इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो है और दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोनों में से एक आएगा आपके इसमें लेसन में 4 तंत्र आए हैं, चारों तंत्रों में से एक एक तंत्र जो है लगभग हर पेपर में आता है। फुसफुस में कुपिकाएँ, फुसफुस कुपिकाएँ जो हैं फुसफुस की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हैं, ये प्याले की आकार की होती हैं। नेफ्रॉन वृक्क की मतलब किडनी की, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में। फुसफुस कहाँ होती हैं, कुपिकाएँ कहाँ होती हैं, फेफड़ों में। ये फेफड़ों की इकाई है, ये वृक्क की इकाई है। इसकी आकृति बारीक धागे जैसी होती है। कुपिकाएँ CO2 और ऑक्सीजन के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए जगह देती हैं, आदान प्रदान के लिए उपयुक्त हैं। ये रक्त को छानने के काम आते हैं और प्रासरण नियमन के उपयुक्त हैं। वायु से ऑक्सीजन का वितरण रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण वायु में होता है, जो फुसफुस में विद्यमान होती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जल, ग्लूकोज और खनिज लवणों को वापस से अवशोषित करते हैं और यूरिया जैसे व्यर्थ पदार्थों को मूत्र के रूप में विसर्जित करते हैं। कुपिकाओं का सतही क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, 80 मीटर स्क्वायर, और इनका इतना अधिक नहीं होता। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये वायु के भरने पर फैल जाते हैं, ये वायु के भरने पर नहीं फैलती, क्योंकि उसमें तो वायु जाती ही नहीं वृक्क में। वृक्क में तो पानी, मूत्र बनता है, तो किडनी से तो मूत्र बनता है, तो उसमें वायु नहीं होती। इसमें वायु भरने पर ये फैल जाती हैं। ये फेफड़ों में है, फेफड़ों में वायु का काम है, इसमें जल का काम है, ये वृक्क में है नेफ्रॉन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।